बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वशत कनश में मर्ची की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शुमी खुशी बढ़ जा बात में बलोच कौम में बलोच चागिर दमा चागिरदानी अवार निश्तातियों के पाकिस्ताना दर मुल्क आमानी अवार वश पे बात खुश पे बात शगरन पे बात में बलोच कौम मारा कदी गर्मी को हाथ में लगा हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा भी बातें अल्लाह पाक के रहमत शुमसरा अंचो नासिल पे बात की नूदा निशंस अमा मर्दम तो नातरा हाँ अल्लाह पाक आए सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमा मर्दम तो जीराहानी तीन पानी कन अल्लाह पाक आए जीरा सुता लास बेका आमीन 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 सुम आमीन वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का शमोश मर्ची शे गोले चारों का नी नाम नगेता शुमे नामा में छो ना के वती नाम बियाल को गोशगा पहले में शुमे नाम छो बियाल बेके ना गोश अंचु पहले शुमे में जान एता मंच में वशी होस्ट हुमा भले अम्मा मर्द जो मैंने पहले अंदर चार गया वो खबर नहीं कि कहीं मनी नाम फिर भी स्क्रीन सरल लिखी कहते भले मैं उसे यकरंदी मती नाम होत पढ़नस बेकना गोड़ गोले चारों का मंच में होस्ट हुमा और मैं मर्ची अत कगी वती देखे नो की गेस्ट है घुमा वती नो की टॉपिक है घुमा और मरागश इंटरेस्टिंग करने वास्ता एक दिखे वशी टॉपिक यार तो वशी गेस्ट यार तो गोले चारों का जिसमें जाने था मैं दुआओं को थी मरागश है स्टार्ट करना और मैं दुआएं नहीं तो का अमा मर्दम जो नादरा हाँ आई नहीं बाबता हम दुआ करना चिया के मैं गोशा कि सेहत हस्ती गोड़ा सजरे से मस्तिर दौलत मैं कह रहा सेहत ही गया अगर मैं सेहतमंद गोड़े शर रही गोले चारों का और मैं वती मरागश तो का डॉक्टर तवार करना चिया के मलूटा शुमा निश्तगे अवदा बाज़ अच्छी बीमारियाँ इन बारों हमारा खबर नहीं शुमार सरपदी बेदा सिद्ध इवन अगर मैं क्लिनिक वगैरह रवा आकाली हमारे या बीमारी बारोशी तरह ये चीज़ें तो बरो शे बेका ये टेस्ट बेका फिला बेका गुमान बेका पहले तरह आज चीज़ें बारो डिटेल से ना उशी भले ए दौर से चीज़ जाने डिटेल शुमारा शुमेवती वश न्यूज़ टीवी वशी सोबे प्रोग्राम में तहा मिली चिया के शुमा जाना था शुमे वशी गेस्ट हुमाया शुमार चिच्चो दोस्तदारी शुमाया दिल नवेता और पमिश का लूटा के शुमारे इधर से चीज़ानी बारवा इन्फॉर्मेशन भी और मना भी चीज़ें बारवा इन्फॉर्मेशन भी मनी भी इल्म में तो का इजाफा भी चिया में लूटा के अर्ज चीज़ें अस्ती आई नहीं बारवा हमारे इल्म भी और माँ आज चीज़ अच्छी एहतियात हम बेकनी गोले चारों का मैं ज़्यादा गप नजना गोड़ा अम्मा हुआ थी गेस्ट इंट्रोडक्शन शुमे में करवाई ना शुमारा पहला गो के डॉक्टर गोड़ा शुमुआजान के मैं आजम मर्ची की गैस अस्सी डॉक्टरे गोले चारों का गोड़ा दिले जोलांग के छे थी मरागश वशत कने भले शुमाशी भले गो गोड़े शी गप अमाई बिल्कुल शुमराज सोचत भले मैं मर्ची की मरागश पदा उर्दू है तो का स्विच भी छिए कि मैं जो डॉक्टरी आदि के चागिरदा छी शादीदारी थी गोड़ मारावती मरागश जो अस्ती वो बलूची है तहा बलूची तहाची उर्दू है तहा स्विच करना कभी भले अंचक शुमा जानत जमाना थी वशी वशी गोले चारों का निमा गप ट्रान कनगी वे शुमे घुमा गोड़ में वती वशी मादी जबान बलूची ता गप जना गोड़ ब्याह गोले चारों का शुमे घुमा और मवती मर्ची की गेस्टा वशत कनी अस्सलाम वालेकुम कैसे ठीक है आप खैरियत से समझ आया कुछ थोड़ा थोड़ा सा आया कि आपने बताया कि गेस्ट हैं हम उससे स्विच करेंगे बलूची से उर्दू तो थोड़ा थोड़ा स्विच बलूची उर्दू ये तीनों आमीन आमीन किसी चीज पे वही चीजें जो कॉमनली यूज होती है आपको वही चीजें समझ आई है तो बिल्कुल यही चीज़ अगर मैं आपको कहूँ कि आप डॉक्टर हैं बीमारियों की आपको बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि अगर हम बात करें बायोलॉजिकल लैंग्वेज बहुत अलग है उसी तरह जिसमें अगर आएगा इज एंड वही चीज़ हमें समझ आएंगी उसी तरह मैंने बलूची बोली है उसमें जो कॉमन चीज़ें थी वही आपको समझ आएंगी तो ये वही मिसाल है जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने बोला क्या वो आपको समझ में नहीं आएगी बिल्कुल उसी तरह हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं वो सिर्फ हमें ये बोलते हैं आपको फिलहाल चीज़ है आप जाके इसका टेस्ट करवाएं और टेस्ट रिपोर्ट भी हमें समझ नहीं आती अगर मैं आपको कुछ बलोची में लिख के दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप वो मुझे नहीं देंगे पढ़ने के लिए और उसमें जो आपकी काम की चीज़ें मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगी तो उसी तरह आज मैंने अपने जो मेरे गोले चारों मतलब हमें देखने वाले मैंने उनसे ये कहा कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक जाते हैं पर हमें सिर्फ वही चीज़ होती है वही बीमारी होती है या वो जो सिर्फ हमारे जानने के लिए ज़रूरी होता है वो सिर्फ हमें वही बताती है क्योंकि क्लिनिक में डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हमें तफसील से बताएं ये क्यों हुआ किस वजह से हुआ आपने इस चीज़ पर ख्याल रखना ये नहीं करना तो आज हम अपने प्रोग्राम में उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एक स्पेशल टॉपिक होगा ये वही चीज़ है और मैं आपको बलोची से उर्दू में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको भी समझ आए और आप अपने बायोलॉजिकल लैंग्वेज से हमें भी ट्रांसलेट करके बताएं वरना मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल आप लोगों को भी गाइड करूंगा बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले मैंने आपका नाम नहीं लिया
मुबश्शिर अब्दुल रज़ाक। कोई मसला नहीं, सबसे पहले मैंने आपका नाम नहीं लिया। डॉक्टर मुबश्शिर, तो आप अपने बारे में हमें बताइएगा। बेसिकली मैं मुबश्शिर अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। करंटली मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। मेरी स्कूलिंग BBS से हुई थी, BBS पारसी हाई स्कूल है कराची में मशहूर, और उसके बाद मैंने कॉलेज आखान हायर सेकेंडरी स्कूल से किया था। दैन मैंने मेडिकल अपना कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से किया था, और मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है वो सिविल हॉस्पिटल कराची से की है। एंड नाउ आई एम वर्किंग एट मुर्शिद हॉस्पिटल। क्यों बने डॉक्टर, क्या जरूरत थी डॉक्टर बनने की? जरूरत तो थी, पर बने क्यों? देखिए ये हर किसी के अपनी लाइफ की एक जर्नी होती है। बेसिकली मेरा ये सीन था कि मैं जो शुरू में MBBS में आया वो हमारी विश से नहीं आया था। मैं MBBS में आया क्योंकि लोगों को देखता था कि लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मेरी जो बाजी हैं वो भी डॉक्टर हैं, तो बस हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई करियर काउंसलिंग वगैरह नहीं होती है सच। अच्छा। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी MBBS की फील्ड में तो मतलब उसमें तो आ गया, मेडिकल कॉलेज में तो आ गया। फिर मेडिकल कॉलेज के आने के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होना शुरू हुई कि इस फील्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है, और आप एक ही पैशन में जो है एक ही जगह पे आप दुआएं भी ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी भी चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप वहाँ से पैसा कमा सकते हैं लेकिन दुआएं नहीं ले सकते। और फर्दर आहिस्ता आहिस्ता मैं जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता गया, जब हम अपने हॉस्पिटल्स में जाना शुरू हुए, जब हम कॉलेजेस से हॉस्पिटल में जाना शुरू हुए, तो रियलाइजेशन हिट होना शुरू हुई कि हमारे कराची की सिचुएशन कैसी है हमारे, और हम लोग सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हमारा वो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। तो मैं देखता रहा वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इस प्रोफेशन में आ चुका हूँ तो मैं उसमें बहुत प्रोग्रेस भी कर सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ENT फील्ड में इंटरेस्ट ऐसे बना, जो लोग देख रहे हैं या जो नए मेडिकल उसमें हैं उनको अगर कोई चीज़ हो, तो वो ये कि मैंने ये सोचा कि इसमें बहुत OPD भी हैं, सर्जरीज भी हैं, ऑल एज ग्रुप भी हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, जेंडर्स सारे हैं, मेल आते हैं, फीमेल आते हैं। अगर कोई पीड्स में जाता है तो सिर्फ बच्चे देखता है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करने लगी। फिर मेरे एक प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज में, मैं उनको देख के बहुत इंस्पायर होता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो इस तरह फिर ENT फील्ड में आया, और फिर मैच्योरिटी भी हिट की, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर मुझे इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता चला। बिल्कुल, ये है वही बात है ना कि अल्लाह पाक ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ होता है और उसका वक्त मुकर्रर होता है, और वो जब चाहे उस चीज़ को आपके दिल में कैसे डाले वो आपको नहीं पता होता, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात है। और मैं इसमें अपने माँ बाप का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल, मतलब उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कहता हूँ, और मेरी बाजी जो थी उनकी सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कहता कि मैं लाइफ में इतना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हमें इतने प्रोफेसर्स वगैरह मिलते गए उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अल्लाह जब आपकी ज़िंदगी में एक नसीब लिख चुका होता है ना, तो खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बनती चली जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस कर चला जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सपोर्ट के साथ इंसान के अपने मेहनत की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल मेहनत। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिसको बहुत सारे लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मेंटली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली सपोर्ट करते हैं, पर वो ये है कि वो सब देख रहे होते कि हमें इतना सपोर्ट मिला है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पूरा अलवा मिल गया, हम मेहनत नहीं करेंगे, पर मेहनत आपको खुद करनी होती है। जब हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते थे, जब हम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में होते थे, तो देखते थे हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मोबाइल इतना उस वक्त था, फेसबुक वगैरह लोग यूज़ कर रहे, तो हमें फिर उन चीज़ों से दूर होना पड़ता था। एट दैट टाइम जब हमारे एग्जाम्स हैं तो हमें उस वक्त वो चीज़ इतनी वो करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन सारी स्ट्रगल्स का हमें फिर जो है वो रिजल्ट भी मिलता है। नहीं, अगर आप देखें वो वक्त था जो जैसे आपने कहा कि फ्रेंड से दूर होना पड़ता था, फिर उस वक्त में ये होता है कि दोस्त बोले भाई तो बड़ा मसरूफ हो गया है, तो बड़ा बंदा बन गया, अब तो नहीं आएगा। फिर अब ये है कि आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं और वही दोस्त बड़े फखर से बोले ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त तो भाई डॉक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें आपको सही पॉइंट पे जो है ना वो अपनी, बस मेरा यही होता है कि लोगों को सही टाइम पे मैच्योरिटी अगर आ जाए ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे करियर काउंसलिंग का एक जो है ना वो नहीं है कि बच्चों को शुरू से बताया जाए कि आप बेटा इस फील्ड में जाओ या आपकी इंटरेस्ट इस चीज़ में है। हम जब उस फील्ड में जाते हैं तो मैंने देखा है कि हमें फिर उस चीज़ का रियलाइजेशन होती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे उसमें करियर काउंसलिंग का रोल जो है वो स्कूल कॉलेजेस में इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे जो है वो आइडिया हो कि किस तरफ जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो करियर काउंसलिंग है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ENT की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। ENT पहले पता होता आप आ रहे हैं तो मैं डॉक्टर के पास ही ना जाती। आप बताएं आप अपने मतलब। मैं तो भाई बताऊंगी गोले चारों का अंचुके में गोशा कि माँ वत ENT डॉक्टर के रशतगा
डॉक्टर के रमे शतगा क्लिनिक वाला तरह इच्छो टाइम नदा आम इच्छो के तो यकी के पूरा डिस्कस पे छिया जब मैं क्लिनिक वगैरह रवी हॉस्पिटल रवी मैं गुमा हूँ रवदा देखे अगर मैं गोशी 100 मरीज देख दो 100 मरीज देख रहा गोड़ा मारा आवती 2 ही घंटे नहीं तो चिक्का टाइम दात का कम से कम अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से ज़्यादा मारो तो मना ना दीनी मारा ता चीनी भले मनी घूमे 6 बीतता और मैं चिया शद गई एंटी कह रहा ये चीज़ मैं कम उर्दू का डिस्कस करनी ताकि जब मैं कह रहा निश्चित डॉक्टर साहब विषय भी समझा बैठे कुछ समझ आया थोड़ा सा तो मैंने ये कहा कि मैं ईएनटी के पास क्यों गई थी उसकी वजह मैं आप लोग को बताऊंगी पर मैं उर्दू में बताऊंगी ताकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनको समझ आए ताकि अपनी बायोलॉजिकल लैंग्वेज को क्लियर करके हमें आसान अल्फाज में बताएं। तो ये है कि अगर हम क्लिनिक में जाते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे मरीज होते हैं तकरीबन 200 300 100 तो वो अपने 2 से 3 घंटों में हमें कितना टाइम देंगे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें 5 मिनट उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो मुझे क्या है मैं क्यों गई हूँ तो वो चीज़ हमें सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाती जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये मुझे क्यों हुआ है। तो मैं गई मैं आपको स्टार्टिंग से बात करूं क्योंकि मुझे जो है डस्ट से एलर्जी बहुत सारे लोगों को अगर यकीन करें डस्ट से एलर्जी है और ये डस्ट वाली एलर्जी ऐसी चीज़ क्योंकि हम इससे नहीं बच सकते। अगर चलो परफ्यूम से हो जाती तो मैं परफ्यूम लगाना छोड़ दूँ पर डस्ट को मैं कैसे गायब करूँ नहीं कर सिवाय मास्क लगाने के और मास्क हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है कि ये जो मेरा नज़ला सदाबहार बन गया सही है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। तो मुझे अब ये है कि मुझे नज़ले से बहुत ज़्यादा चिढ़ क्योंकि नज़ले के साथ अगर हम बोले अगर हमें नज़ला हो तो उसके साथ पूरा पैकेज आ जाता है बुखार खांसी गला खराब ये हो जाता है। अब ये है कि मैं इससे कैसे बचूं। तो नॉर्मली जब हम क्लिनिक्स जाते हैं जो हमारे गली मोहल्लों में क्लिनिक्स होते हैं उधर जाके तो वो टाइम पॉलरी हमें ठीक करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देंगे। उन्होंने मुझे दवाई लिख दी एलर्जी की एंटी एलर्जी तो मैंने वो लेनी स्टार्ट की भाई मैं ठीक हो गई। दवाई लेने के बाद मैं फ़ौरन ठीक हो गई। तो फिर उसके 2 दिन बाद मुझे वापस नज़ला तो अब मुझे क्या करना मुझे वापस वही दवाई लेनी है तो मैंने वापस वही दवाई ली। फिर उसके 2 दिन बाद मुझे वापस नज़ला इस तरह तकरीबन 3 साल गुजर गए। मैंने अपने नज़ले को रोका फिर मुझे सब बोले मुझसे बात कर आपने क्या कहा तो ये मुझे चीज़ फील हुई कि मैं 2 मरतबा क्यों पूछ रही हूँ। मेरे कानों में दर्द स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने बोला अब तो ईएनटी के पास जाना पड़ता है अब तो ईएनटी के पास जाना पड़ता है। तो उधर में गई तो उन्होंने मुझसे बात करी कहा कि आप तो सुन रही हैं आपको क्या मैंने बोला मैं सुन तो रही हूँ पर मैं नहीं सुनती। आप सुन रही हैं आप कैसे नहीं सुनती मैंने बोला मैं इस तरह सुन रही हूँ मैं उस तरह नहीं सुनती। ये उस तरह कौन सा सुनना होता है सही है ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या है तो मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे तो उन्होंने मुझे कहा कि नज़ला जम गया है कान में पता नहीं क्या किया मेरे कानों को मुझे दवाई दे दी 10 दिन की कहा कि 10 दिन ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगी। मैंने बोला मैं दवाई छोड़ के वापस दवाई लूँ मैं दवाइयों से तो जान छुड़ा के मुझे पहले बोले कि आपको दवाई की वजह से हुआ फिर दवाई के लिए उस दवाई को छोड़ने के लिए मुझे वापस दवाई दे दी। तो मुझे ना दवाइयाँ लेना बहुत जहर लगता है तो मैंने 10 दिन दवाई ले ली ठीक हो गई मैं सही है ठीक हो गई हाँ ठीक हो गई मैं। पर ये हुआ कि उस टाइम उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि आपने वो दवाई वापस नहीं लेनी। ठीक है मुझे भाई नज़ला होगा तो मैं दवाई लूंगी वापस चलता गया मैंने वापस वही स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे वापस हुआ अब तो गड़बड़ है कुछ सही बात है ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं 2 हफ्ते पहले गई थी एंटी के पास उन्होंने भी मुझसे सेम यही कहा आपको मुझे लगता है आपका कुछ नहीं है आपको एंटी की जरूरत नहीं आपको दिमाग की मैंने कहा क्यों कहा कि आप सुन रही हैं। मैंने बोला मैंने कब बोला मैं नहीं सुनती मैं तो सुनती हूँ आप इस मसले को हल करें जब आप सुनती है तो आप कौन से मसले को हल करें। मैंने बोला आप उधर जाके मुझसे बात करें तो कहा कि उधर गए उन्होंने मुझसे बात की मैंने सुनी मैंने जवाब दे दी कहा कि आप अपना माइंड एक तरफ करें। तब मैंने बोला मैं जाती हूँ ऑफिस वगैरह तो मेरा माइंड एक तरफ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या है उन्होंने मुझसे बोला हुआ क्या सारे पेशेंट्स वेट करें वो मेरे ऊपर सरदर्दी करें हुआ क्या एक्चुअली। तो मैंने उनको बताया अच्छा ये मसला है आपको ये 10 दिन की दवाइयाँ ले ठीक हो जाएंगी। उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया कि हुआ क्या है बस 10 दिन की दवाइयाँ ले आप ठीक हो जाएंगी। 10 दिन की दवाइयाँ मैंने 8 दिन में छोड़ दी
वापस मैंने टैबलेट्स खानी शुरू कर दी, मैं ठीक हो गई। ठीक है, सही है। ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, ये चीज़ आप मुझे क्लियर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो आपको बीमारी है एलर्जिक राइनाइटिस कहलाती है। ठीक है, एलर्जिक मतलब आपको एलर्जी का मसला है, और राइनाइटिस ये कि आपका नज़ला जो बार बार बह रहा है, तो उसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, अच्छा। अब एलर्जिक राइनाइटिस के रीजंस क्या हैं, क्या होता है इसमें, पहले हम इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये होता है कि इसमें एक तो नज़ला बह रहा होता है, आंखों के आसपास खारिश होती है, बिल्कुल, किसी की आंख से पानी बहना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और मेरी आंखें ऐसे होती है, सब मुझे कह रहे तुम नशा करती हो। हाँ बिल्कुल, लाल हो रही होती है, एग्जैक्टली यही होता है। किसी के सर में दर्द हो रहा होता है, किसी के चेहरे पे यहाँ पे दर्द हो रहा होता है, तो ये इसका बेसिकली होता है। अब इसमें क्यों होता है, ये क्या वजह होती है, असल में हमारी बॉडी में एक चीज़ होती है, मैं इनको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में करूँगा, हिस्टामीन एक चीज़ होती है, ये हमारी बॉडी में ये करती है कि ये उन रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है कि जो हमारी इन चीज़ों को बढ़ाते हैं, नज़ले को बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो जिस वजह से गला भी ख़राब हो रहा था। अब हमारा क्या रोल होता है इसमें कि हम उस मेडिसिन से उस हार्मोन को कम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। पहली चीज़, ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ पे तब तक काम नहीं कर सकते, या हमारी दवाइयाँ तब तक असर नहीं कर सकती जब तक जिस चीज़ से इंसान को एलर्जी है वो उस चीज़ से बचे। ठीक है, अब अगर किसी को, पहले तो उसको ये समझना है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, कोई किसी के पास जानवर रखे हुए होते हैं, किसी को जानवर से एलर्जी होती है, किसी के पास कारपेट होता है, घर में कारपेट्स लगे हुए होते हैं, उससे एलर्जी होती है, परफ्यूम से होती है, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो पहले तो उस पेशेंट को हमारा ये होता है कि आप अपनी उस चीज़ को रूल आउट करने की कोशिश करें कि आपको एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। ठीक है, पहले तो ये बात हो गई। अब अगर उस चीज़ से एलर्जी है तो उससे पहले उसको बचना है। इसके बाद ये सारी मेडिसिन जो आपको दी गई हैं, ये 2 से 3 हफ्ते तक का इसका डोज मैक्सिमम यूज़ होता है। इसमें एक नेज़ल स्प्रे होते हैं, जो हम नेज़ल स्प्रेज देते हैं, उसमें हम स्टीरॉइड्स देते हैं। ठीक है, अब स्टीरॉइड्स का ये रोल होता है कि वो इस सारी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। ओरली भी दे सकते हैं, नाक से भी दे सकते हैं, बाकी एंटी हिस्टामिन्स हैं, एंटी एलर्जिक्स हैं जो आपने बताई। उसके बाद ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होगी, लेकिन तब जब आपकी, अगर आप पे ये दवाइयाँ असर नहीं कर रही, अगर आप पे ये सारी चीज़ें असर नहीं कर रही, तो फिर इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। उसमें ये होता है कि हम उस चीज़, जैसे अब आपका डस्ट का मसला है या किसी को डस्ट का मसला है, माइट का मसला है, कि तो हम उस चीज़ की एलर्जन उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे, और इतना कर देंगे कि वो बॉडी उसकी आदी हो जाए। अच्छा। जब वो एक दफ़ा उस चीज़ की आदी हो गई तो उसके बाद वो उस पर असर करना छोड़ देगी। तो ये लास्ट स्टेज पे हम यूज करते हैं, लेकिन उसके क्लिनिक का एड्रेस दे दे। क्लिनिक का एड्रेस दे दे। तो ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट होता है। बाकी इसमें हम स्टीम्स हो गई, या स्टीम इनहेलेशन, भाप दिलवाना, या मेडिसिन यूज करना, हमारा पहला एम ये होता है कि अगर इसी से ही ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड है। मेडिसिन, अच्छा, ये जो आप मेडिसिन यूज कर रही हैं, इसके भी साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। बिल्कुल। तो एक तो इसमें नींद बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूसली लोगों को नेजल स्प्रे या दवाई मिल जाते हैं तो वो यही यूज करना शुरू कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपकी नाक उस वक्त तो खुल रही है, लेकिन जब वो नेजल स्प्रे बंद हो जाएंगे तो वो जो उसके अंदर की वेसल्स हैं, जो शेरग हैं, वो बंद हो जाएंगी वापस से, और ज़्यादा बंद हो जाएंगी। तो हमें उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है, लेकिन जब जैसी मेडिसिन ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करके बंद करेंगे तो आपको और ज़्यादा मुश्किल अटैक आएगा, जो कि लास्ट टाइम से ज़्यादा होगा। तो एलर्जिक से बचना, उस एलर्जिन से बचना, और फिर मेडिसिन का यूज़ करना, ये मेन है। बट एट द एंड ऑफ द डे फिर हम इम्यूनोथेरेपी की तरफ जाते हैं। अगर किसी को ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम उस तरफ जाते हैं। फिर एलर्जी खत्म हो जाती है, डिपेंड करता है, फिर हम उसमें टेस्ट करते हैं। अब जैसे इम्यूनोथेरेपी है तो हम उसमें टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि एक चीज़ उसमें बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर रेडिश सा एक निशान आ जाएगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये इस चीज़ से इसको मसला होता है। इसके भी फर्दर टेस्ट होते हैं, हम बॉडी में IgE का टेस्ट करते हैं। बॉडी में एक चीज़ है जो बढ़ जाती है जब एलर्जी से वो मसला होता है, तो एक IgE एक चीज़ है वो बढ़ जाती है। एक रास्ट टेस्ट होता है जिसमें हम देखते हैं किस चीज़ से उनको मसला हो रहा है। एक स्किन प्रिक टेस्ट होता है, हम स्किन में से कोई भी चीज़ लगाएंगे एक नीडल से, और उसके बाद उस चीज़ के अराउंड उसके रेड कलर का निशान हो जाएगा, और रेड कलर का निशान फिर हम एक और चीज़ उसमें लगाएंगे तो वो खुद ब खुद ख़त्म भी हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इनको इस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस चीज से जिससे एलर्जी, हम उसको ट्रीट करने की कोशिश ठीक है। एलर्जी तो खत्म हो गई, आपने ये समझा दिया मुझे, पर ये है कि वो जो जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी थी, तो दवाइयाँ लेने के बाद मुझे नज़ला बहुत ज़्यादा हो गया जी। नज़ला होने के साथ मुझे बुखार हो गया, और मैं बुखार में बाकायदा तप रही थी, और उन्होंने ये कहा कि आप ये जो मेडिसिन ले रही हैं 10 दिन तक आपने ना किसी और डॉक्टर के पास जाना है, ना आपने बुखार का इलाज कराना है, ना आपने कोई और दवाई लेनी। अब ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, हद से मैंने बोला छोड़ दो इसे, नज़ला बंद करने की दवाई ले लो।
क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, लास्ट क्वेश्चन में आपने मुझसे एक बात पूछी थी कि कान आपके बंद हो रहे थे ना। बिल्कुल। तो कान बंद होने का रीजन ये होता है कि हमारी नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है, ठीक है, उसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। अगर मैं बायोलॉजिकल टर्म में बोलूं तो यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जो कि एक आप समझ लें कि एक ट्यूब है जो कि नाक से कान को कनेक्ट कर रही है। बिल्कुल। जब नजला होता है हमें तो क्या होता है कि वो ट्यूब जो है उस पर नजला जमा होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। तो कान हमें फील कान बंद हो रहा होता है, बट वो बेसिकली मसला कहाँ से आ रहा होता है, नाक से मसला आ रहा होता है। अच्छा। तो आपको जो ब्लॉक सेंसेशन जो कान की एक महसूस हो रही थी वो असल में ऑडियोमेट्री टेस्ट की तरफ और कान की सुनाई की तरफ चले गए। अगर हम उस वक्त नाक को ट्रीट कर देंगे या नाक का मसला, अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एलर्जी की वजह से, नाक की हड्डी किसी की टेढ़ी होती है उसको भी ये मसला होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मुझे कान में दर्द हो रहा है। अब उनको नहीं पता कि कान में दर्द होने की वजह नाक हो सकती है। बिल्कुल। तो नाक की वजह से जो है वो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि कान की तरफ भी हमें जाते हैं। तो हमें उस नजले को ठीक करना है ताकि खुद ब खुद, क्योंकि क्या होता है कि इसकी वजह से कान का जो एक पर्दा होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। अच्छा। तो हम वो दवाई ठीक देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कान का पर्दा वापस से, उसको हम कहते हैं बल्जिंग ईयर ड्रम, तो आहिस्ता आहिस्ता वापस, या डिट्रैक्टेड ईयर ड्रम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। दर्द होना, ब्लॉकेज होना, वो चीज़ आपका मसला हल हो जाएगा। वो चीज़ करने के लिए स्टीम वगैरह यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसला। अच्छा, मतलब ये पूरा प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है, किसी को जल्दी इशू आना शुरू हो जाता है, किसी को डिपेंड करता है कि वो ट्यूब कितने अरसे में किसी की ब्लॉक हो रही है। अब ये जरूरी नहीं है कि किसी को 2 हफ्ते में भी मसला हो सकता है, किसी को 2 साल में भी मसला हो सकता है। वो एक प्रेशर हमारे नाक और कान के बीच में बना के रखती है, जहां वो प्रेशर ऊपर नीचे होगा बिल्कुल तो मसला जो है बिल्कुल। ये बहुत बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। सर मैं ब्रेक चाहती हूँ कि मैं बलूची में। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर मुझे भी कुछ सिखा के बताइएगा कि क्या हाय हेलो कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जब ब्रेक में जाएंगे ना मैं आपको सिखाऊंगी, तो ब्रेक से स्टार्ट आप करिएगा, मैं नहीं, ठीक है? ओके। गले चारों का अनुवाद भी थे वन टू ब्रेक के ब्रेक के सूर्य ब्रेक का पद्धति मरागशा बढ़ जाता है। वशत के गुले चारू का मंच में गेस्ट डॉक्टर मुबश्शिर अब्दुल रज़ाक। पूरा बोले ना, मंच में गेस्ट इस वाले कैमरे में देखकर बोले, मंच में गेस्ट डॉक्टर मुबश्शिर अब्दुल रज़ाक। वाव बस बेहतरीन गोडल याकरंदे पद शुमार में वशत कना गोले चारों का आज मैं ब्रेकाची पहले शुमार गो कि मैं ब्रेकाची वशत वती गेस्ट में शुमार करवाइना। उम्मीद करना कि शुमारा बात शर लगे मैं गैस जो चागर देगी और मना बात शर लगे तो आइए तो वशा मैं जो वशी गोले चारों का ना वशत को जो मनी वती जिंदार बाज वशते के जो मैं ब्रेकाची पहला गपुत्रान कर गई थी एन टी बाबता नी आज छे वड़ नबी जो हमारा बात शरीर सर सरपदी दाती नी पदम होती गपुत्राना वती गेस्ट में बढ़ कनी मना चाह रही हूँ मना वो इंचो गोश्ती वत बारे चिक्का गोशी गोड़ में सरपदी दे कि मैं चे गोश्ता वे गोले चारों को गोड़ में शुमा गपुत्रान कनी। आप कुछ सोच रहे होंगे मुझे तो इतना दिया खुद इतना बोल रही है। नहीं आपका काम है। बिल्कुल, तो मैंने ये कहा कि ब्रेक से पहले जब मैंने ये कहा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको वेलकम करेंगे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो गोले चारों हैं हमें देखने वाले जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, जब मैं हर अपने एपिसोड में यही बोलती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है क्योंकि ये है तो हम हैं, ये हमें नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, हमारे यहाँ पे बैठने का भी फ़ायदा नहीं है, तो हमें बहुत अजीज़ हैं और इतने अच्छे अंदाज में आपने उनको वेलकम किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सिखाने का भी बहुत नहीं, अब ऐसा नहीं कोई मरीज आए वो बलो जो अल्लाह ना करे कि कुछ हो किसी को, वो है वशत के गोले चारों का ना बोले उसको, गोले चारों का मतलब ऑडियंस हो जाएगी। वो सिर्फ एक होगा ऑडियंस। सही बात है। तो एक पर्सन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक अगर कोई होगा, जैसे एक पेशेंट आता है मेरे पास तो क्या बनेगा फिर उसका? आप उसको कुछ नहीं बोले, आप उसको बोले सिर्फ चोने तो, मतलब कैसे हैं आप, चोने तो। आप ऐसे नहीं उसको वशत के ये मुझे हॉस्पिटल में क्यों वेलकम कर रहे हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और एक और चीज, छे बित्ता तरह, छे पहले इसका मतलब बताइएगा क्या है? क्या हुआ है आपको? अच्छा फिर छे बित्ता तरह,
चे बित्ता तरा। हाँ, ये मैं आपको लिख के भी दे दूंगी, आप पढ़ आप एक मिनट समय मेरे पेपर कहाँ गया। ये मेरे काम आने वाली है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी बलूची आता हाँ है, तो ये चीज बिल्कुल है, हमें भी आनी जैसे चाहिए। जैसे मैं हूँ डॉक्टर, आप आ गए मरीज मेरे हाँ, पास, अस्सलाम वालेकुम छोने तो, सॉरी अस्सलाम वालेकुम छोने तो, छोने तो मतलब कैसे हैं आप? कैसे हैं? हाँ, ठीक छे है, बित्ता तरा, बहुत मुश्किल है। छे बित्ता तरा मतलब क्या हुआ है क्या आपको? हुआ आपको? छे मित्ता तरा, ठीक है, हाँ। छे मित्ता तरा, क्या क्या हुआ है आपको? हाँ। ठीक है, ओके। सही है। ये बेसिक 2 लाइनें तो मैं इंशाल्लाह हाँ सीख हाँ जाऊंगा। हाँ, बेसिक 2 लाइनें। और एक और वो चीज़ है जो मोस्टली आप लोग लिखने के लिए पूछते हो, वैसे फिलहाल तो पर्ची बनाने वाले बिल्कुल, दूसरे हैं, फिर भी आप पेशेंट से पूछते हो कि आपका नाम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने ये पूछना है तई नाम, तई नाम, दैट्स इट। तई नाम कहीं कहे, अच्छा हाँ। तई नाम कहे, ये तो काफी तई उर्दू नाम से कहे। मिलता जुलता है। हाँ, तई नाम मैं कहे। आपको लिख के दे बिल्कुल, दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, अब वैसे हंसी मजाक तो हो रही है, बिल्कुल। मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास कोई पेशेंट आए, वो ईएनटी में ज़्यादातर यही पेशेंट आए, कान नाक गला, बिल्कुल। क्योंकि ईएनटी यही है, बिल्कुल। तो कैसे डील करते हैं पेशेंट को? क्योंकि ईएनटी में अगर कोई आए जो वो नहीं सुने मेरी तरह, जैसे मैं तो सुन रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल भी ना सुने, तो वो कैसे सुनेंगे आपकी बात? एग्जैक्टली ऐसे आते हैं कुछ पेशेंट्स, तो उसमें हम फिर ये है कि राइटिंग हम उनसे बोल देते हैं कि आप लिख दें, ठीक है। अच्छा। तो क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं या जो बचपन से डेफ एंड डम होते हैं, इस तरह के पेशेंट होते हैं, तो उनको साइन लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो अच्छा। उनके साथ कोई एक अटेंडेंट ऐसा आया हुआ होता है जो हमें उनकी लैंग्वेजेस को डिफाइन करके बता देता है कि ये इनके साथ इशू है। बाकी हमारे पास पेशेंट्स बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज भी आते हैं, कोई इमरजेंसी में आ जाता है, कोई सांस बिल्कुल जिसका बंद हो रहा होता है, या इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो वी हैव टू डील विद दिस। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ ना कि अगर मैं ये भी करती हूँ कि ना सुनना बड़ा अच्छा है, कह सकते हैं, किसी किसी की बातों पे जरूर कह सकते हैं। ना सुनना बड़ा अच्छा है, अगर ना शुक्र है मैंने नहीं सुना। कह सकते हैं आपका बहुत कम दिल दुखेगा अगर आप बहुत सारी बातों को सुनना छोड़ दें तो। बिल्कुल, अच्छा है मैंने नहीं सुना। और कुछ चीज़ ऐसी होती है। और रिसेंटली मैंने कल रात को एक जो है वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, वो मैंने देखी, तो लोग जो है एक लड़की है जो बोले मुझे इससे शादी करनी, कोई बोले नहीं मैं इससे शादी करूंगा, मैं इतने लाख दे दूंगा, कोई करोड़ों में आ जाते। मैं भाई आखिर ये लड़की में क्या है ऐसे जो सब मरे जा रहे हैं ऐसे शादी करने के लिए, पता चले लड़की गूंगी है। फिर सही दे रहे हो। फिर एक आगे क्या होता है 50 करोड़ जब पता चल जाता है ये गूंगी है। पहले जनरेशन का मैंने ये देखा कि उनको बड़ा शौक था कि थोड़ा सा जो है ना वो बिल्कुल ऐसी लड़की हो, लेकिन अब माशाल्लाह मॉडर्न जमाना और चीजें बदलती जा रही हैं कि अब मैंने ये देखा कि लड़कियां भी काफी इंडिपेंडेंट होने लगी हैं। और अब जो है लड़कियां भी कहती हैं और लड़कों को भी अब इस चीज का शौक आ गया है कि वो भी इस चीज को समझते हैं, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई है। पहले जो अगर मैं कहूँ जो हाउस वाइफ थी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पहले बैलेंस से मारती थी। बिल्कुल। अब किससे मार रही? अब सैंडल से मारती है। ये तरक्की हुई है। इतने सीरियस अंदाज से पहले बैलेंस से अब सैंडल से। चले, इंसान को दोनों से पिटने का शौक और तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आगे पिटना तो है। पिटना तो है, पिटना तो है। आखिर बेचारी बीवियां गुस्सा किस में निकाले? सही बात है। और एक उनके ही तो शौर अंदर मिलता है। हर थोड़े टाइम में गुस्से का जो है ना लेवल आगे पीछे बहुत होता है। ये तो मैंने देखा है कि अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उनका गुस्से का लेवल हर महीने में ना थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज है कि हमें जो है वो मर्द की जो पसली है उससे बनाया गया है, तो जाहिर बात उस पसली को तोड़ना है हमें। खुद को मार लें। ये तो हाँ ये तो है, ये तो सारे मीम्स वगैरह हैं, पर रियल लाइफ में नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम जो सोशल मीडिया पे देखते हैं वो जो हंसी मजाक का हिस्सा बन चुका है। तो ये और एक चीज ना मुझे बहुत ज्यादा वो है कि सोशल मीडिया पे
महबूब के लिए बहुत ऐसे सुनहरे अल्फाज, अगर हम किताबों में भी पढ़े तो बहुत सुनहरे अल्फाजों में महबूब को अपना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, पर और तो जो उसकी अपनी वाइफ होती है उसको जालिम क्यों? असल में आधा तो हमें सोशल मीडिया ने ना शादी से डरा दिया है, क्योंकि बिल्कुल। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, शादी के बाद ये। अब खुद हमें डर पैदा हो गया कि शादी के बाद ऐसा क्या होगा। नहीं, आपके पास ऐसे पेशेंट नहीं आए जिसके कान सही, मेरे कान खराब कर दे, मैं सुनना नहीं चाहता। आएंगे, मुझे लग रहा है जल्द आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आते हैं काफी ऐसे डिफरेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे, अगर सोशल मीडिया पे मीम से जो बनी हुई, किडनैपर कॉल करके हस्बैंड को बोलता है आपकी बीवी को हमने किडनैप किया, मैं 10 लाख, मैं 20 लाख दे दूंगा उसको अपने पास रख ले जो ऐसे। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ पार्टनर का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। आपकी जिंदगी की काफी सारी चीजें जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर बहुत चीज़ों को आपके जो है बिल्कुल। और यही चीज़ अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया पे, अगर जो चीज़ हम देखते हैं और हम उसी चीज़ को खुद के ऊपर हावी करना शुरू कर देते तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा है। अगर मियाँ बीवी आपस में नहीं लड़ते भी, अगर वो बोलें कि बीवी जालिम होती है तो वो अपने जालिम वाले कैरेक्टर खुद के ऊपर हावी करने लग जाती है। अब मुझे हर हाल में अपने हस्बैंड को मारना, हर हाल में करना है। होता ही ऐसा है शायद, वो ये समझते हैं। सोशल मीडिया में इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हमारे दिमाग को इस तरह से जकड़ लिया है कि हम नहीं निकल पा रहे उससे। और हमारी यंग जनरेशन जो है उस चीज को फॉलो कर रही है, उसको खुद के ऊपर हावी कर रही है। इस तरह के मीम्स बन रहे, इस तरह के वीडियोस बन रहे। ये सिर्फ एक दिन के लिए हम उसके ऊपर हंसेंगे, एक जोक होगा, जैसे मैंने उस वीडियो को देखा और हमने डिस्कस किया उस चीज को, हम उसके ऊपर हंसे। बिल्कुल। पर ये चीज हमारे माइंड में फिक्स भी है क्योंकि वो चीज हमें याद है। बिल्कुल। अगर हम मैच्योर हैं, हमें समझ आएगी। ये एक हंसी मजाक तक के, पर हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सभी खुशहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर ये है कि हम उसी चीज को हकीकी जिंदगी समझना शुरू कर देते जो हम मैच्योर नहीं होते। जाहिर सी बात है, जो 16-17 साल के कहाँ मैच्योर होंगे। सही बात। वही लोग तो ऐसी वीडियोस बना रहे, टिकटॉक बना रहे, इधर उधर जाके और उसी चीज को अपने दिमाग के ऊपर हावी कर लेते कि ये चीज है। और यही अगर हम देखें तो अभी पहले पाकिस्तान में डिवोर्स की जो शरह थी बहुत कम थी, अभी बहुत ज्यादा हो गई। और वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर हमने जो देखा है, या हमारा इंडियन कल्चर जो हम इतना देखते हैं। सेकंड ये कि मेरा ये है कि मीडिया, जो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें अपनी सराउंडिंग या इन चीजों को, ऐसी चीजों को देखें जो आपको थोड़ा सा, जिससे आप सीख सकें। अगर हम देखें तो मैं अपने टॉपिक से सोशल मीडिया की तरफ आ गई हूँ, पर मैं एक चीज अभी ये सोशल मीडिया पे जो बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि वो अफसोसनाक चीज है कि डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ट्रेंडिंग में आ चुकी है ये चीज, बाकायदा फोटोशूट किए जा रहे हैं, उसमें वो जो शादी की पिक्चर होती है उसको फाड़ा जा रहा है, केक कटिंग की जा रही है, ब्रेकअप सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। बहुत, अगर मैं बोलूँ हो क्या रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और हम जाते हैं हमारा जो अपना टॉपिक है उसकी तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बीमारियों की बात करें, गले में हमें पेन होना शुरू हो जाता है, और एक चीज़ है जो लोग मावा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे कौन सी बीमारियां हो जाती हैं हमारे गले को? सवाल देखें, ये मावा, गुटखा, छालिया, सिगरेट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, हम क्या होता है कि मावा या जिस तरह के गुटखा हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक तरफ, जो मैंने देखा है लोगों को, वो एक तरफ रख के सो जाते हैं, या वो रखते हैं काफ़ी देर तक। पान हो गया, गुटखा हो गया, इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे मुंह के अंदर जो एक चीज़ होती है उसको कहते हैं बक्कल म्यूकोजा। बक्कल म्यूकोजा ये जो अंदर की हमारी सराउंडिंग है उसको हम कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम वहाँ जहाँ रखते हैं उसकी जो म्यूकोजा है, जो मतलब उसकी लेयर है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक वाइट कलर के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनके वाइट कलर के पैचेस बन चुके होते हैं। अच्छा। फिर मैं उनको बहुत समझाता हूँ कि ये वो वाहिद निशानी है कि अब आप मेरे पास अगर आएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप कैंसर लेके आएंगे मेरे पास, क्योंकि उसके बाद वो वाइट निशानी के बाद हमारा अगला स्टेज कैंसर का आ जाता है, या मुंह बहुत कम खुलना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे पूरा मुंह खुलता था, फिर एक उंगली तक जा रहा है, बहुत कम मुंह खुलना। तो ये बेसिकली वो निशानियां हैं कि जो आपको, अगर इस चीज़ पे आप आ गए हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग फ़ौरन से गुटखा छोड़ दें। वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं और आपके मुंह में ये निशानियां मौजूद हो गई या कोई ज़ख़म है ऐसा, तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये ज़ख़म ही है जिसकी हम बायोप्सी लेके उस वक्त उसी चीज़ को हम ऑपरेट करके सही कर सकते हैं। अगर वो चीज़ बढ़ जाती है तो फिर वो हमारे हाथ से भी चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजहों से बाकी गले ख़राब होना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत हैं। तो मेरा मशवरा तो यही होगा सबको, लेकिन हमारी बात बहुत कम लोग सुनते हैं। हम तो कोशिश कर सकते हैं
तो ये है कि अगर आप खाते भी हैं और अगर आपके मुंह में ये निशानियां हैं तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप लोग इस चीज़ से दूर हो जाएं। वरना बहुत हमने पहले तो मैं देखता था कि 40 साल के 45 साल के लोग होते थे जो कैंसर के साथ आते थे। अब जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा कि 23 साल के लोग भी बिल्कुल कैंसर के उसमें मुंह का कैंसर लेके आ रहे हैं, और नए बिल्कुल जो जवानी में अगर कैंसर के ऑपरेट हो रहे हैं और ये हो रहा है तो उनकी आगे की ज़िंदगी में काफ़ी मसले मसाइल आ बिल्कुल। जैसे हमने अभी सोशल मीडिया की बात की, उसका जिक्र किया, उसी तरह अगर हम बोलें कि गुटखा खाना, मावा खाना, पान खाना, इस तरह की चीज़ें भी अब सोशल मीडिया का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर हम देखें नाम भी ऐसे ऐसे रखे और लोग इसी चीज़ को खाने की वजह से वो जो है आगे जा रहे हैं, फेमस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर हम देखें टिकटॉक पे मावा गर्ल, बिल्कुल वो एक और है गुटके वाले, पता नहीं है वो पिल्ले 3 to 1 पिल्ले 3 to 1 पिल्ले भाई, वो सिवाय मेरे मॉर्निंग शो के वो तो हर जगह जा चुका है। जो बात है उसका, वो तो काफी माशाल्लाह शोज में आता है। लेकिन यही है कि हम इन चीजों को देख के, इस चीज में अगर मैं बोलूं, इस चीज में माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूं आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, और मजाक उड़ाना बहुत गलत है। आप किसी को, अपने गेस्ट को बुला रहे हो अपने शो में और आप उसका मजाक बना रहे हो। बिल्कुल ये जिस तरह की रोस्टिंग का आजकल जो अमल आया है कि रोस्टिंग, एक पूरी लोग वीडियोस बना रहे हैं रोस्टिंग करने के लिए। तो चलें, एक लेवल तक हंसी मजाक सही है, होता है। हम जितने स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं तो हमारे लिए भी सोशल मीडिया में कहीं ज़रूरी है कि हम उस चीज़ से स्ट्रेस आउट, लेकिन जिस दर्जे पे हम गिर चुके हैं या जिन गालियों से हम उस चीज़ को एंजॉय करना शुरू हो गए वो गलत है। बिल्कुल वो चीज़ हमारे अंदर अब खत्म होती है। और हम प्रमोट किस चीज़ को कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आप उसको उसके मावा खाने की वजह से प्रमोट कर रहे हो, आप मावा गर्ल को उसके मावा खाने की वजह से प्रमोट कर रहे हो, तो शर्मिंदगी की बात होती है। आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो कराची में, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो पीछे रह चुके हैं। बिल्कुल। फिर वो यही करेंगे कि मतलब उठ पटांग चीजें वो वायरल हो रही हैं, वो वायरल पे जा रही हैं, और हमारी जो असल मेहनत है उसको कोई देखता है नहीं। बिल्कुल यही कि आप गलत करो तो आप वायरल होगे, आप सही कर रहे हो कुछ तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा उसमें। नहीं ले रहा। बिल्कुल सही बात है। गलीज चीजें जो है वो प्रमोट की जा रही है। और यही चीज अगर मावा गर्ल, मावा काके जो है वो मशहूर हो गई, वो शोज में आ रही है, उसको लोग देख रहे हैं, वो जगह जगह जाती है, भले ही उसको लोग रोस्ट करें, पर उसका एक जो है बदनाम होना भी एक मशहूर होने का हिस्सा है। बिल्कुल। तो लोग उसके साथ पिक्चर ले रहे हैं, उसको फेम मिल गया, उसके बहुत सारे फैन ना होने के बावजूद भी उसके फैन हैं। बिल्कुल वो जहाँ जाती है लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं। अब भाई ये मावा खाने की वजह से हुई तो हम क्यों नहीं हो सकते? एग्जैक्टली। तो डिफरेंट वेज ढूंढ रहे हैं लोग। अब टिकटॉक पे मैसेज क्या दे रही है जनरेशन को? एग्जैक्टली मावा खाएं, एग्जैक्टली कि आप इस तरह मशहूर होंगे। बिल्कुल। और ये मावा खाने से होगा क्या फ्यूचर है उसका? बिल्कुल यही चीज है कि नहीं समझा। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं ये मावे की तरफ। तो आगे हम गले की बात करें तो हमें टॉन्सिल्स होते हैं। बिल्कुल। वो किस वजह से होते हैं? टॉन्सिल का ये है कि देखें, मोस्टली टॉन्सिल्स का इशू जो है ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, और 2 से 3 साल की उम्र से लेके 11 से 12 साल की उम्र तक बच्चों में टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। असल में टॉन्सिल एक चीज़ ऐसी अल्लाह ने दी है हमें कि जो हमारे थोड़े बैक्टीरियाज होते हैं या जो हमारी थोड़ी से जरासीम होते हैं वो उनसे लड़ने की सलाहियत रखता है, लेकिन बहुत कम % पे रखता है। अच्छा। ठीक है, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में दूसरी भी चीज़ें भी बहुत सारी दी गई हैं। अब होता है ये कि इसमें 2 तरह के टॉन्सिल कहलाते हैं, एक होता है अक्यूट, एक होता है क्रोनिक। अक्यूट ये होता है कि एक दफ़ा बच्चे को हो गया, सिर्फ 2-4 हफ्ते तक रहा मैक्सिमम, तो हम उसमें दवाइयाँ दे के उसको ठीक कर देते हैं। अब एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक ये होता है कि बच्चों को 4 साल से 5 साल से चाइल्डहुड से मसला चला आ रहा है किसी को, तो उसमें फिर हम ऑपरेशन की तरफ जो है हमें जाना पड़ता है। उसकी भी फिर हमारी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि साल में इतनी दफ़ा ख़राब हो रहा है, 7 साल 5 साल में इतनी दफ़ा, तो हम उससे काउंट करके उस हिसाब से फिर उसका या बच्चे की पढ़ाई पे इफेक्ट आ रहा है तो इन चीज़ों को देख के, स्कूल में पढ़ने में मसला है, उसको दूसरे बच्चों से उसकी स्टडीज़ में मसला आता है, बोलने में मसला आता है, उसको खाने पीने में मसला आता है, तो फिर हम इस सिचुएशन में जो है वो टॉन्सिल को जो है वो ऑपरेट करके रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपनी बात करूं तो बुखार होने के बाद मुझे डायरेक्टली मेरे जो वो टॉन्सिल्स हैं, वो अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ कि आपको टॉन्सिल्स है, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप ऑपरेट करवाओ, कुछ मेडिसिन देते हैं, क्या मेडिसिन से ये खत्म हो सकती है? देखिए, टॉन्सिल एक तो होता है कि जो सिर्फ टॉन्सिलर एरिया ही बड़ा हुआ,
ठीक है, तो हम उसमें टॉन्सिल निकालेंगे। अब जैसे आपके केस में आपने जिस तरह बताया कि आपको नज़ले का मसला है, तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपका गला यहाँ से डायरेक्ट खराब नहीं हो रहा, आपका गला नाक से पीछे नज़ला जो गिर रहा है इस वजह से। ये सब कुछ एक ही है। हाँ। भाई इस नज़ले को खत्म करवाओ। तो हमें अगर हम उस नज़ले को ठीक नहीं करें और हम उस गले के टॉन्सिल्स को निकाल भी दें तो कोई फायदा नहीं है, बाद में गला उसका फिर खराब रहेगा। टॉन्सिलर एरिया खराब नहीं होगा, बट पीछे फेरिंग्स का एरिया आ जाता है, जो पीछे की वॉल है वो आ जाती है, तो वो खराब रहेगी। तो इसके लिए हमें जो ज़्यादातर एज जिनकी 12 या 15 साल से ज़्यादा होती है, तो उसमें फिर हम पहले इस फैक्टर को ज़रूर रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि आइदर वो मसला सिर्फ टॉन्सिलर एरिया का ही है, तो उससे हमें हिस्ट्री से पता चलता है कि उसको बचपन से मसला था या नहीं था, तो या फिर नज़ले गिरने की शिकायत हो, तो उसमें फिर हमें नज़ले को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम मेडिसिन से ही उसके गले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, टॉन्सिल में कम जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं है अगर एक चीज़ की, अगर हाँ बार बार इन्फ्लेम्ड हो रहा है, बार बार मसला हो रहा है, तो फिर हम करेंगे, वरना दवाइयों से वो ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सब चीज़ों का कनेक्शन एक ही है, तो इसमें ना एक बहुत चटपटी बात मुझे याद आ रही है। मेरी कजन का ऑपरेशन था नाक का, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर गई, आई तो पट्टी उसके कान में। बिल्कुल, दूसरी मरतबा उसके कान का ऑपरेशन था, ठीक है, तो गई तो पट्टी उसके नाक में। बिल्कुल ऐसा। असल में मैं एक बात बताऊं कि हमारे लोगों को शायद इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ईएनटी फील्ड को समझा जाता है कि इस जस्ट नाक कान हलक और एक छोटी सी फील्ड है, बट ईएनटी में मैं भी शायद पहले बिल्कुल जब मेडिसिन अपनी स्टार्ट की थी तो मुझे भी यही लगता था, लेकिन जब मैंने इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन की, जब मैं इस चीज़ में गया, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई कि ये भी फील्ड एक बहुत वास्ट फील्ड है। जो आगे ईएनटी की तरफ जाना चाहते हैं या इस तरफ जाना चाहते हैं, तो हमारे पास थायराइड होता है, ये होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी नाक के थ्रू कान का रास्ता भी है, गले का रास्ता भी है। किसी को एडिनॉइड्स का मसला होता है जो मुंह के नाक के पीछे एक होता है, जैसे टॉन्सिल होता है, लेकिन मसला उसके कान में आ रहा होता है। तो ऐसी नाक का मसला है, हड्डी टेढ़ी है, मसला कान में आ रहा है, पेशेंट्स मेरे पास कान के मसले लेके आ रहे हैं। तो ये रास्ते जो हैं बड़े जुड़े से हैं और हमें कॉज रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस चीज़ को, आप किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे तो वो कान के दर्द पे कान की दवाई दे देगा, बिल्कुल, और हम जो है वो जब तीनों चीज़ों को देखते हैं तो हम अंदाज़ा होता है कि बहुत डिफरेंट जो है वो इसका जो मसला है, और फिर वो होके हमारे पास आते हैं, तो फिर हम बिल्कुल यही, हम तो हैरान है भाई, वो ऑपरेशन थिएटर से निकली पट्टी गई और तो हो सकता है उनके कान के मसला हो जो कि मुंह नाक से जा रहा होगा, तो फिर जब उसके गले का ऑपरेशन था, पता नहीं कि उसके दूसरे कान में पट्टी बनी, तो 3 मरतबा ऑपरेट हुआ है, बिल्कुल ऐसा, पट्टी दूसरी जगह पट्टी उधर नहीं हुई। होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, तो मैं इसमें बिल्कुल कह सकता हूँ कि ऐसा रीजन। तो फिर इस तरह के अगर सीन होते तो पेशेंट्स का क्या जो होते हैं उनका रिएक्शन होता है? डॉक्टर का रोल ये है इसमें, जो मैं एक डॉक्टर का रोल कहना चाहूँगा, काउंसलिंग बहुत जरूरी है हमारे केस में। देखिए, मैं डॉक्टर की गलती इस तरीके से नहीं कहूँगा कि उनके पास टाइम बहुत कम है, बट ये कि काउंसलिंग फिर भी डॉक्टर के लिए ज़रूरी है कि अगर पेशेंट को किसी ऑपरेट पे लेके जा रहे हैं, बाहर मुल्कों में 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। एक कि डॉक्टर को पेशेंट एक लिमिट तक दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाते। जैसे यूके यूएस वगैरह में जब मैं देखता हूँ अपने दोस्तों को, जब वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके पास इस चीज़ का, और उनको ये भी सिखाया जाता है कि आपको काउंसलिंग पेशेंट की बहुत अच्छे से करनी है। वो ऑपरेट करने से पहले एक एक चीज़ मरीज से डिस्कस करते हैं। अब तो माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि हमारे भी पेशेंट्स इतने आ गए हैं जो गूगल पढ़ के आ रहे होते हैं, जो अब तो गूगल का दौर है, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो गूगल से पहले ही उनको पता, और वो मैक्सिमम डिजीज सोच के आए हुए होते हैं कि मुझे तो ये हुआ ही है, तो उनको काउंसिल करना पड़ता है, नहीं ये नहीं है, आपको हो सकता है ये भी हो, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि आप जो सोच के, तो हमें उस चीज़ को, तो काउंसलिंग का रोल जो है ना, वो मैं कहता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए, कि वो आगे जो है उस मरीज को बता सके कि क्यों कान में पट्टी थी जब नाक का ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बताना, मतलब हम तो हैरान ही हो गए, मतलब क्या है, एक मिनट गलत कुछ कर दिया क्या? नहीं, हम ये जब पर्ची चेंज हो गई, ऐसे हमने मिसहैप सुने ना, तो डर भी जाते हैं पेशेंट्स बहुत ज्यादा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि सीधे कान का ऑपरेशन था तो उल्टे कान पे पट्टी क्यों लगी हुई है। अब वो तो बेहोश थी, वो उठ के क्या, हाँ मेरी पर्ची चेंज हो गई। अब असल में हम कान के जब पर्दे का ऑपरेट करते हैं, तो कभी कभार ये होता है कि कान के किसी के ऊपर मसला चल रहा होता है, तो हम दूसरे कान के ऊपर से वो पर्दे निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से जो हम निकालते हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं वो चीज़। अब वो मरीज को क्या लगता है, यहाँ कान में कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ या इधर कान पे क्या हुआ है, तो फिर हमें उनको बताना पड़ता है कि आपका पर्दा जो है वो दूसरी साइड से लिया गया है, दूसरे कान के ऊपर ये हिस्से से लिया गया है। तो मरीजों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेट से पहले। और अगर मैं बोलती हूँ कि डॉक्टर ऐसे, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते, इसलिए मैं बोलती हूँ कि
सबसे बेहतरीन डॉक्टर वो है जिसके पास आप जाके बात करो और ऐसा लगे कि आपकी आधी बीमारी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल और आप इस तरह से कंफर्ट में आ जाओ कि आप वो सब कुछ बयान कर दे। तो मोस्ट ये है कि लोग अपनी एज नहीं बताते सबसे अगर किसी ने भी अपनी एज सही बता दी तो इसका मतलब है वो कंफर्ट जोन में आ चुका है। आपको एक फनी वाकया बताता हूँ कि एक वालदा आई तो उनसे मैंने वैसे ही पूछा कि आपकी बेटी की उम्र क्या है, तो उन्होंने, वो भी साथ थी, तो उसे बात होने लगी तो 20 साल की उम्र है। तो मैंने बोला अच्छा आपकी उम्र है, तो 33। मैंने बोला ये कैसे हुआ? तो फिर तो ये चीजें एज का इशू हमारे साथ बिल्कुल होता है, ऐसा करते हैं लोग, तो कोई मसला नहीं है, हम भी इस चीज को समझते हैं तो ज्यादा उस चीज को बोले इसमें भी एक वीडियो है कि आप अपनी उम्र बताएं। इसमें ना वो एक लेडी जो है वो डॉक्टर के पास है, आप अपनी उम्र बताएं, बोले मैं 18 साल की, सही बता दे, आपको दवाई लिख कर देनी है, फिर उसके बाद आती है 25 पे, लेकिन आप सही बताएं क्योंकि दवाई का असर पड़ता है, तो फिर वो आगे 30 पे, आप बता दें, आप बता दें, आप ये बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। फिर 35 से आगे अगर मैं मर भी जाऊं 35 से आगे नहीं जा सकती। और बिल्कुल सही बात है कि हमारी दवाइयों की डोजेज हैं वो एज और वेट पे चलती हैं, तो हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है कि हम उसके हिसाब से उनको डोज लगाएं तो या दी जाए, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता भी नहीं चला कि हमारा जो है वो प्रोग्राम उसका टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से आपने समझाई सारी चीज़ें। जैसे आपने सबसे पहले करियर काउंसलिंग की बात की थी, उसके अलावा आपने जो डॉक्टर्स जो है वो पेशेंट को किस तरह से बताएं कि आपका ऑपरेशन हो रहा है, तो इस हवाले से मैं चाहती हूँ कि आपका एक छोटा सा मैसेज जाए, उसके बाद तो फिर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। मेरा सबसे पहले तो जैसे उन्होंने कहा करियर काउंसलिंग के बारे में, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी स्कूल और कॉलेजेस लाइफ में थोड़ा सा करियर काउंसलिंग, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजरते हुए आए तो हमें इन चीज़ों का पता है, हमने देखा कि कहाँ कहाँ लैक हैं, तो बाहर मुल्कों में देखते हैं तो अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो मेरा यही होगा कि करियर काउंसलिंग बच्चों को थोड़ा सा स्कूल लाइफ में और बताया जाए, ताकि वो जिस फील्ड में आगे आएँ तो वो टैलेंटेड हों उस चीज़ में। कोई आर्ट में अच्छा है तो कोई क्रिकेट में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो वहाँ की टीचर्स जो हैं या वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को गाइड कर सकते हैं, जो कि आगे जाके फिर हमें पता चलती हैं, तो वो बहुत पहले से पता चल सकती हैं। सेकंड ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरा आपका क्या पूछा था आपने? तो डॉक्टर्स काउंसलिंग का जो है वो बिल्कुल ज़रूरी है। हमारे उसमें मैं यही कहूँगा कि हमारे सर हैं वो भी ये बात कहते हैं कि ज़्यादा ऑपरेशन के पीछे या ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे ना भागो, जो मरीज़ करो वो सही से करो, उनको टाइम दो, और मेरी भी यही कोशिश होती है अब कि मैं उनको टाइम दे सकूं, और ऐसे मेरे ख्याल से हर डॉक्टर की कोशिश होगी। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है पेशेंट्स फ्लो वगैरह को देख के हम शायद कभी थक भी जाते हैं, चिढ़ भी जाते हैं, या हम सुबह से अगर बैठे हुए, तो हम लोगों की भी कोशिश हमेशा से यही होती है, और मेरी यही होगी कि आगे भी डॉक्टर्स आप गलत ना समझा करें डॉक्टर को भी। बाकी एक आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी मुर्शिद हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सेहत कार्ड वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्री वहाँ पे इलाज हो रहा है। तो मेरा नाम वैसे डॉक्टर मुबशर है। ENT के हवाले से अगर आप आना चाहें या और किसी चीज़ के हवाले से वहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो बिल्कुल आएँ, वहाँ पे फ्री इलाज है सेहत कार्ड के हिसाब से, और अगर वैसे भी आना चाहें दिखाना चाहें तो बिल्कुल हम हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर थैंक यू सो मच आपका बुलाने का। और अब एक चीज़ है, जैसे आपने ब्रेक से पहले जो है वशत के बोला था, अब आपने ये बोलना है वेदेतावती होस्टा, बोले कैमरे में देखिए, मैं आपको बता दी जाऊंगी। वेदेतावती होस्टा, वेदेतावती होस्टा, होस्टा ना सॉरी गेस्टा, वेदेतावती गेस्टा इजाजत। अल्लाह के तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, पेशेंट्स को छोड़ के हमारे पास आए। बिल्कुल इंशाल्लाह हम बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत अच्छा हमारा जो है मरागश, जैसे मरागश जो है वो बलोची में प्रोग्राम को बोलते हैं, तो बहुत अच्छा रहा। गोले चारू का हमारा पास वशी सर सरपति दाती और जो मर्ची की मैं गेस्ट हद कई दिगे चागे दिगी बले चुम वशी सरे शिमा बलूची भी शर से कायर तो चुचु वशी सरे शुमे करे इजाजत लूटे शे इजाजत लूटे नी शुमार भी वती होस्टारे इजाजत देग लूटी नो बेदे तो ती होस्टारे इजाजत अंचुम दुआओं को ती मरागशा स्टार्ट कोता अंचु दुआओं को ती मरागशा मलास कनी वश बातें खुश बातें शिग्रंज बातें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ने के बाद।